हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। हम लोग बेटा अभी तक अनसॉल्व कर रहे हैं और सेट नंबर 1 के 4 पार्ट आप सबके अपलोड हो चुके हैं। आज हम 5वां लेक्चर अपलोड कर रहे हैं और इसमें क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं। ठीक है, इसमें बेटा क्वेश्चन नंबर 5 में 5 पार्ट है ABCD, जो प्रत्येक 4 नंबर का है, मतलब 16 नंबर का आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, और आप सबको यहाँ पर नोट्स अच्छे से प्रोवाइड किया जा रहा है। आप इसका नोट्स बना करके आप इसका स्टडी कर सकते हैं, जो एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का ये। ठीक, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर? 1.26 ग्राम प्रोटीन इज प्रेजेंट इन 200 सेंटीमीटर क्यूब aqueous solution of protein. Molar mass of protein is 61.022 gram per mole. What will be osmotic pressure of this solution at 300 Kelvin? सबसे पहले हम लोग ऑस्मोसिस जानेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है वो जानेंगे। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं बेटा यहाँ पर कि ऑस्मोसिस वह होता है ना, ऑस्मोसिस किसे कहते हैं? जैसे आपके पास यहाँ पर देखिए, जो हमने फिगर यहाँ पर बनाया, ये जहाँ पर पेन रख रहा हूँ, ये फिगर इसको देखिए, इसी में ऑस्मोसिस समझ लेंगे। मान लो एक तरफ आपके पास ये डाइल्यूट सोल्यूशन है और दूसरे में कंसनट्रेटेड सोल्यूशन रखा है और बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन रख दिया गया है। अच्छा, जब डाइल्यूट सोल्यूशन है तो सोल्यूशन में क्या होता है बेटा? सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता है ना, और कंसनट्रेटेड में भी सॉल्यूट सॉल्वेंट है। तो पॉइंट भी नोटेड यहाँ कि डाइल्यूट सॉल्यूशन एक आपके पास है, एक कंसनट्रेटेड, बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन रखा गया है SPM। आप देख रहे होगे तो डाइल्यूट से हम लोग एरो कंसनट्रेटेड की तरफ बनाए हैं। तब जब डाइल्यूट सॉल्यूशन से सॉल्वेंट के पार्टिकल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से होकर कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं तो उसे आप ऑस्मोसिस बोलते हो। ठीक है, यहाँ डेफिनेशन लिखा है, स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम ए डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का स्पॉन्टेनियस फ्लो फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ओके, तो ऑस्मोसिस का एरो समझ गया। अब हम लोग देखते हैं बेटा दूसरे फिगर में, देखो फिर मैंने एक तरफ डाइल्यूट सॉल्यूशन लिया, दूसरी तरफ कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन, यहाँ SPM सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दिया। अच्छा, यहाँ स्पॉन्टेनियस फ्लो हो रहा था, लेकिन अब हम कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ बाहर से यहाँ पर प्रेशर लगा रहे हैं। तो जब इधर से प्रेशर लगा रहे हैं ना, तो ऑस्मोसिस रुक जाता है। अब देखो मैंने एरो नहीं दिखाया है, तो ऑस्मोसिस रुक जाता है। तो ऑस्मोसिस को रोकने के लिए कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ बाहर से लगाया गया एक्स्ट्रा प्रेशर ही ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है। ठीक है, तो एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड ऑन कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन साइड टू स्टॉप ऑस्मोसिस कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। आप कह सकते हो कि ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो प्रेशर लगाया जाता है उसे ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर न्यूमेरिकल आपके पास 2 नंबर का, एक क्वेश्चन 4 नंबर का है बेटा, 2 थ्योरी है, 2 न्यूमेरिकल। अब डाटा देखिए क्या क्या क्वेश्चन में दिया, पहले ये हम लिख लेते हैं। तो गिवन है 1.26 ग्राम स्मॉल w प्रोटीन, वॉल्यूम दिया 200 सेंटीमीटर क्यूब, इसको लीटर में चेंज कर लो। ठीक है, तो हम लोग लीटर में चेंज कर लिए 1000 से डिवाइड करके। अच्छा, ऑस्मोटिक प्रेशर का एक फार्मूला है पाई = आप CRT जानते हैं, लेकिन इसमें I वांट हाफ फैक्टर लगा दिया गया है जिससे मॉलिक्यूलर मास में करेक्शन आ जाए। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा ICRT। अच्छा, C जो आपके पास है बेटा, ये कंसंट्रेशन टर्म है ना, तो C जो है ना, आप C को M से रिलेट कर सकते हैं, मोलरिटी C को M से रिलेट कर सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए C को M से, और मोलरिटी बराबर होता है बेटा N/,
वी लीटर में ना, वॉल्यूम लीटर में, यानी क्या नंबर ऑफ मोल, और नंबर ऑफ मोल आप ऐसे निकालते हो ना स्मॉल W अपान M। तो बस यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, तो ये हम लोग इस C की जगह पर इतना पार्ट देखो W अपान M इंटू बी, ये रख दें तो मोलरिटी हो जाएगा ना, या कंसंट्रेशन, या C इसी को बोल दिया जाता है RT। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो I की वैल्यू होती है 1 होती है, और R गैस कांस्टेंट की वैल्यू दिया है। तो बस सब यहाँ पर रख दीजिए, वैल्यू पुट कर दीजिए। पुट करने के बाद आपको ऑस्मोटिक प्रेशर पता चल जाएगा 2.5 ATM। ठीक है, तो ये आपके पास ये पार्ट हो गया। अब हम लोग आ चलते हैं इसके बी पार्ट पर। क्वेश्चन नंबर बी में क्या कह रहा है ये हम लोग देख लें। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो बी पार्ट है, इसमें आप देखेंगे बेटा, तो यहाँ पूछ रहा व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय वेलोसिटी ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। तो वेलोसिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में क्या समझते हो आप? इसे रेट ऑफ रिएक्शन से रिलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर प्रोडक्ट इन पर यूनिट टाइम। इसको रिएक्टेंट कर लीजिए, ठीक है, ये आपके पास रिएक्टेंट कर लीजिए, ठीक है, रिएक्टेंट आर प्रोडक्ट इन पर यूनिट टाइम। अच्छा, इसका फार्मूला देख रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर प्रोडक्ट अपॉन टाइम टेकन फॉर चेंज। तो इस कंसंट्रेशन को इन्होंने डेल्टा एक्स मान लिया, चेंज हो रहा, रेट ऑफ रिएक्शन को आर, डेल्टा टी टाइम में चेंज। तो मान लो आपके पास कोई रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, ठीक है, तो इसके लिए रेट क्या लिख रहे हैं? माइनस डेल्टा ब्रैकेट में आर अपान डेल्टा टी प्लस डेल्टा, इसको एक्टिव मास बोल सकते हैं, प्रोडक्ट अपान टी। तो यहाँ रिएक्टेंट कम हो रहा है तो माइनस साइन, प्रोडक्ट बन रहा है तो प्लस साइन यहाँ लगा दिया गया। अच्छा, कोई जनरल रिएक्शन है, जैसे मान लो आपके पास रिएक्शन है ए बी सी डी, ये आपके पास रिएक्टेंट है ना, ए बी क्या रिएक्टेंट है और सी डी क्या है बेटा? प्रोडक्ट है। अच्छा, स्मॉल ए स्मॉल बी यहाँ पर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, मतलब बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन के आगे जो नंबर लिखे होते हैं ना, उससे आप स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है। जैसे आपके पास मान लो यहाँ पर ये है बेटा, जैसे आपके पास हम लोग देख रहे हैं कि आपके पास जैसे H2, ठीक है, प्लस O2 एरो, आप 2H2O लिखते हो ना, तो ये जो 2 है, ये 2 है, यहाँ कुछ नहीं तो आप 1 मान सकते हो, इसी को स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोला जाता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं, तो ये जो हम लोगों के पास है, ठीक, यहाँ पर कोई रिएक्शन, तो इसके लिए एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखा जाएगा? तो रिएक्टेंट कम हो रहा तो -1 अपान ए डेल्टा ई अपान डेल्टा टी, -1 अपान बी, ये भी रिएक्टेंट है, कम हो रहा। अब यहाँ पर देखो +1 अपान सी डेल सी अपान डेल्टा टी इक्वल टू +1 अपान डी डेल्टा डी अपान डेल्टा टी। तो ये इसको आप रेट ऑफ रिएक्शन की एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं बेटा, और यूनिट देख लीजिए रेट ऑफ रिएक्शन की। अच्छा, रेट बराबर क्या हो रहा है? कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, जैसे यहाँ पर ना चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन, तो कंसंट्रेशन को आप मोलरिटी से रिलेट कर लीजिए। अच्छा, मोलरिटी की यूनिट क्या होती है बेटा? मोल पर लीटर कहते हो ना, तो मोल लीटर इनवर्स अपॉन टाइम, यहाँ टाइम कर दीजिए और टाइम को ऊपर ले जाएंगे तो इनवर्स में हो जाएगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या हो जाएगा? मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स। अच्छा, टाइम आप सेकंड में ले सकते हैं, मिनट में ले सकते हैं, आवर में ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग एक्सप्लेन कर लिए, ये 2 नंबर का है, 2 नंबर के लिए इतना मैटर सफिशिएंट है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग इसका देखते हैं बी पार्ट। बी पार्ट में भैया राउल्ट लॉ आ गया है, ठीक है। राउल्ट लॉ यहाँ पर पूछ रहा है, कह रहा है कि एक्सप्लेन करिए राउल्ट लॉ को। तो राउल्ट लॉ का एक्सप्लेन करना हम लोगों को, तो हम यहाँ पर वोलेटाइल सॉल्यूशन के लिए हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है, राउल्ट लॉ। तो ये क्या होता है? एट पर्टिकुलर टेम्परेचर पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मोल फ्रैक्शन काई एंड वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट इन प्योर स्टेट P0 ले लिया, ठीक है। एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझते हैं।
मान लो बेटा आपके पास लिक्विड ए है, ठीक है, लिक्विड बी है, दोनों को मिला दो तो ये भी बन जाएगा ना, सॉल्यूशन बन जाएगा। अच्छा, इसका इस सॉल्यूशन का कुछ वेपर प्रेशर होगा जो यहाँ होगा, तो इस स्थान पर क्या है वेपर प्रेशर इसका, ये राउल्टला मतलब राउल्टला इसके बारे में बात करेंगे। तो ये कह रहे हैं कि ये का जो होगा ना, ये के मोल फ्रैक्शन को इन्होंने काई ए से रिप्रेजेंट किया है या एक्स से, और बी के मोल फ्रैक्शन को काई बी या एक्स बी से रिप्रेजेंट किया है। तो कह रहे हैं ना कि जो ए का पार्शियल प्रेशर होगा वो क्या होगा ये बताते हैं। तो ये क्या होता है पी नाट ए इंटू काई ए, और बी का क्या होगा बेटा पी बी का पी नाट बी इंटू काई बी, ठीक है। तो पी टोटल प्रेशर क्या होगा सॉल्यूशन का, पी ए प्लस पी बी। अच्छा, इसको सॉल्यूशन का प्रेशर आप ले सकते हो, पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो पी ए की जगह पर आप पी नाट ए इंटू काई ए रख दो, ये वाला उठा करके, और पी बी की जगह पर ये रख दीजिए। तो राउल्ट का लॉ है, ठीक है, फॉर वोलेटाइल लिक्विड के लिए ये राउल्ट का लॉ यहाँ पर है, ठीक। तो अब हम लोग देखते हैं, ये देखो पी एस इसकी जगह पर रख दिया गया। एक्सप्लेन विथ रीजन, क्वेश्चन नंबर 5 का सी पार्ट हम लोग देखते हैं बेटा। ट्रांजिशन मेटल जनरली फॉर्म कलर्ड कंपाउंड, ट्रांजिशन मेटल क्यों कलर्ड होते हैं उनके कंपाउंड, तो उसका 2 ही रीजन है बेटा, प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड डी ट्रांजिशन। अब डी ट्रांजिशन क्या होता है, मान लो ये डी ऑर्बिटल है, ठीक है, डी ट्रांजिशन क्या होता है, मान लो आपके पास ये डी ऑर्बिटल है, ठीक। अब ये डी ऑर्बिटल जो है ये 2 भाग में टूट जाता है, एक T2G में, एक EG में। तो EG की एनर्जी ज़्यादा होती है और इसकी एनर्जी कम होती है। तो जब आप यहाँ पर एब्जॉर्ब करता है रेडिएशन को, तो ये क्या करे जंप करके हायर एनर्जी लेवल में चला जाता है। तो देखिए T2G से EG में जा रहा, इसी को डी ट्रांजिशन बोला जाता है, ठीक है। इसको हम लोग और एक्सप्लेन कर लेंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं इसमें T2G और EG में हम लोगों ने इसको स्प्लिट कर दिया। T2G EG हैव डिफरेंट एनर्जी, देख लिया, एक का एनर्जी कम था, एक का ज़्यादा था। अच्छा, एब्जॉर्ब रेडिएशन फ्रॉम विजिबल रीजन, रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है एंड गेट ट्रांजिशन फ्रॉम लो एनर्जी डी ऑर्बिटल टू हाई एनर्जी डी ऑर्बिटल, लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में चला जाता है, ठीक है। तो लो से कहाँ जाता है बेटा हाई में, जैसे यहाँ पर देखो हम लोग देखे हैं कि इसकी एनर्जी लो है, इसकी हाई है, तो यहाँ से चला जाएगा। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर कलर्ड अपीयर इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द कलर्ड एब्जॉर्ब बाय द सबस्टेंस, सबस्टेंस जो कलर एब्जॉर्ब करेगा ना वो आपको नहीं दिखाई देगा, उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखाई देगा, ठीक। तो रेड करेगा एब्जॉर्ब तो ग्रीन दिखाई देगा, ग्रीन करेगा तो रेड दिखाई देगा, ऑरेंज एब्जॉर्ब करेगा तो ब्लू दिखाई देगा, येलो एब्जॉर्ब करेगा तो वायलेट दिखाई देगा। अच्छा, किस कॉन्फ़िगरेशन के एलिमेंट या मेटल क्या होंगे कलर्ड होंगे बेटा, D1 से D9 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। D0 D10 वाले क्या होते हैं कलरलेस, जैसे कॉपर 2+ है बेटा एक्वस तो ब्लू हो जाता है। अब देखोगे जिंक H2O का होल 6 2+ ना, अब यहाँ ये कलरलेस है, ये कलर्ड है, इसलिए है क्योंकि ये जिंक है ना, ये जिंक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेगा आपको, ठीक। अब हम आते हैं सी पार्ट पर, कि सी के सेकंड पार्ट पर। ट्रांजिशन मेटल एंड देयर मैक्सिमम कंपाउंड आर पैरामैग्नेटिक, ट्रांजिशन मेटल और उसके जो कंपाउंड होते हैं ना वो पैरामैग्नेटिक क्यों होते हैं, तो ये पहले ही क्वेश्चन से रिलेटेड है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बेटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जानो कि क्या होते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जैसे मान लो आपके पास यहाँ पर D5 है, ठीक है, तो आपके पास D5 मतलब 5 ऑर्बिटल D में है, तो सब में एक एक इलेक्ट्रॉन कर दोगे। तो जब एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है ना, लेकिन अब एक ही है तो उसे अनपेयर्ड ही तो बोलोगे। तो अब इसमें देखो 5 अनपेयर्ड हैं, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ कितने हो जाएंगे 5 हो जाएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर भी देख सकते थे। तो D1 और D9 वाले क्या होते हैं पैरामैग्नेटिक होते हैं, क्योंकि उसमें कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। D0 D10 वाले क्या होते हैं बेटा डायमैग्नेटिक होते हैं, ठीक है। अब मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए जो आपके पास फार्मूला है
(n+2 Bm मतलब बोर मैग्नेटान, और n क्या यहाँ पर है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो मैंगनीज हम ले लेते हैं। मैंगनीज का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, 25। ठीक है, तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लो 4s2 3d5। अच्छा 3d5 है तो आप एक एक इलेक्ट्रॉन इसमें पहले हुंड के नियम के अनुसार हम लोग फिल करेंगे। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना आ गया, 5। यहाँ पर वैल्यू रख देंगे तो आपका ये मैग्नेटिक मोमेंट निकल करके आ जाएगा 5.9। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा। और अब लास्ट इसका 4th पार्ट जो है वो है बेटा आईयूपीएक नॉमेनक्लेचर, बहुत महत्वपूर्ण है। 4 नंबर का ये है, इसको ज़रूर आप सब प्रैक्टिस कीजिए, हर बार आ रहा। ठीक है, तो आपके पास देख रहे होंगे ये पहला कॉम्प्लेक्स है, क्रोमियम है Cl2 En का होल ट्वाइस, ब्रैकेट बंद कर दिया गया, बाहर आपके पास Cl है। तो देखो मेटल को छोड़ दिया जाता है, पहले आप लिगेंड का नॉमेनक्लेचर करेंगे। अच्छा लिगेंड आपके पास 2 है, एक तो आपके पास इथाइलिन डाइअमीन है और दूसरा क्लोरीन है, मतलब क्लोराइडो है। तो क्लोराइडो का C पहले आएगा और E बाद में आएगा, तो C वाले को हम लोग पहले लाएंगे। तो 2 है ना, तो डाई क्लोराइडो। अच्छा ये बाइडेंटेट लिगेंड है, इसके नाम में डाई लगा है, इथाइलिन डाइअमीन, तो इसके लिए 20 यूज करेंगे। 2 बार है तो 20। ठीक है, 3 बार होता तो 30। अच्छा 20 हमने लिख दिया, अब इसका नाम पूरा लिख दो, एथेन ऑन कामा 2 डाइअमीन। ठीक है, कोबाल्ट, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर 3 क्लोराइड। ठीक है, तो ये आपके पास होना चाहिए। दूसरी बात आपको बेटा इसका फार्मूला भी पता होना चाहिए एथाइलिन डाइअमीन का। तो कोई En से आप रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और इसका जो En आपने किया रिप्रेजेंट, देखिए यहाँ पर CH2NH2 CH2NH2 ये लोन पेयर है ना, 1 2, इसको बोलते हैं 2 कार्बन वाले एल्केन को क्या बोलते हैं, एथेन। तो 1,2 डाइअमीन, 2 बार एमीन है, तो ये रख दिया जाएगा यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आता है बेटा सेकंड, हम लोग देखते हैं सीजियम है। सीजियम पर +1 होता है चार्ज, ये आयरन है, Cl4 है। तो सीजियम 4 बार क्लोरीन है ना, तो टेट्रा क्लोराइडो फेरेट 3rd आप लिख देंगे। नेक्स्ट आप देखते हैं K3CO C2O4 का होल थ्राइस, ये ऑक्जेलेटो पढ़ते हैं। तो पोटेशियम ट्राई ऑक्जेलेटो कोबाल्ट 3rd, ये पोटेशियम यहाँ 3 है ना, तो यहाँ पर लेकिन नंबर नहीं लिखा जाता है, ब्रैकेट के बाहर और ब्रैकेट के इधर बाहर, चाहे ये 2 हो 4 हो, इससे कोई फ़र्क नहीं, केवल एक बार नाम लिखेंगे पोटेशियम, लेकिन जब ब्रैकेट के अंदर आएंगे लिगेंड के नाम में तब आप डाई ट्राई ये सब लगाते हो। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास हम लोग आते हैं, यहाँ पर देखो बेटा तो क्लोराइडो है और एमीन है, इसको एमीन पढ़ते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखोगे तो एमीन पहले आएगा, और 5 है तो पेंटा एमीन क्लोराइडो कोबाल्ट 3rd क्लोराइड, ये ऑक्सीडेशन नंबर इसका 3rd यहाँ पर है। तो हम लोग इसको देख लिए आज यहाँ पर। ठीक, और यहाँ पर बेटा आप सब एक और बात ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर 8 लगा है ना, और यहाँ पर इसके मेटल के नाम में कोबाल्ट सिर्फ है, यहाँ 8 लगा है, यहाँ 8 लगा है, यहाँ सिर्फ कोबाल्ट है। तो इसका मतलब सोच लो, ये स्क्वायर ब्रैकेट के बाईं तरफ कोई पॉजिटिव आयन होगा, तो जब इसको आप तोड़ोगे, जैसे पोटेशियम को जब तोड़ोगे तो K+ में टूटेगा, तो कॉम्प्लेक्स पर आएगा नेगेटिव चार्ज। जब कॉम्प्लेक्स पर नेगेटिव चार्ज आता है तो मेटल के नाम में 8 लगा देते हैं। तो जैसे कोबाल्ट है तो कोबाल्टेट, ऐसे सीजियम यहाँ पॉजिटिव है तो कॉम्प्लेक्स पर नेगेटिव आएगा, तो फेरेट लिख देंगे। अच्छा पहले में देखोगे तो स्क्वायर ब्रैकेट के बाई तरफ कोई पॉजिटिव आयन नहीं है, तो फिर आपके पास इसके पास किधर राइट हैंड साइड में है, तो क्लोरीन पर माइनस चार्ज आएगा, तो कॉम्प्लेक्स पर कैसा चार्ज आएगा, प्लस। तो उस केस में सिंपल नाम लिखेंगे कोबाल्ट। ठीक है, ऐसे यहाँ पर भी देखोगे बेटा तो चार्ज पॉजिटिव इस पर आएगा, तो सिंपल नाम केवल कोबाल्ट लिखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम लोग अब कल मिलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 लेकर आएंगे।